हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आर्ट्स नर्सरी 11th के आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो अब तक हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज अभी जो है हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है आज हम 4 करते करते आज 5वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं, 5वें वीडियो में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हेडिंग्स देखें। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले मैंने जो भी पढ़ा है उसे आप जाके बुक से अपने तरीके से भी पढ़ रहे हैं और उसे हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे मार्कअप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आज की टॉपिक के बारे में। सब टॉपिक आज का क्या है, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव, यानी कि द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो ऐसे तो मैंने बता दिया था, फैक्ट आपके बुक में भी आपने ही पढ़ा होगा कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में माना जा रहा है। ठीक है, अब तक की स्टडीज़ के अनुसार, अब तक की खोजों के अनुसार, जहाँ भी उनके जीवाश्म मिले हैं। पर एक और नया प्रश्न यह उठता है कि चूँकि बहुत तरह की थ्योरीज मार्केट में चल रही हैं कि क्या मानव का जो शुरुआत हुआ, जहाँ से भी हुआ, क्या वो एक ही स्थान पे हुआ या वो एक से ज़्यादा स्थान पर 1+, ठीक है, या एक से ज़्यादा स्थानों पर हुआ है। ठीक है, तो इसको उत्पत्ति के केंद्र को लेकर कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, तो अलग अलग मॉडल उन्हें नाम दिया गया है। ठीक है, पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ठीक है, इसे हिंदी में क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहते हैं, जिसे इसका इंग्लिश है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। ओके, और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल। देखिए, इसके नाम से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी, इसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ जो भी कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, लगातार चल रही है। प्रतिस्थापन एक थोड़ा सा अलग वर्ड है, मैं बता देता हूँ। प्रतिस्थापन कहने का मतलब, सपोज कीजिए ए एक पर्सन है जो किसी चेयर पे बैठा हुआ है, बी आकर ए को हटा के खुद बैठ जाता है। ठीक है, बी बैठ जाता है, तो बी ने ए को प्रतिस्थापित किया, बी ने ए को रिप्लेस कर दिया। तो प्रतिस्थापन जो एक शब्द है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों थ्योरीज के अनुसार, इन दोनों मॉडल्स के अनुसार इनका कहना क्या है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन मॉडल है, इसका कहना है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ह्यूमन का जो एमरजेंस हुआ है, वो एक ही स्थान पर हुआ है, एक ही स्थान, और वो स्थान है अफ्रीका। ठीक है, और ये अफ्रीका से निकल करके फिर एशिया गए, यहाँ से निकल के फिर यूरोप गए। और जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, इसका कहना है कि सभी जगहों पर मानव की अलग अलग समय में उत्पत्ति हुई। तो आइए अब हम प्रतिस्थापन मॉडल यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल को थोड़ा ठीक से समझें कि ये जो मत है, ये जो विचार है, ये जो मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल, इसके पीछे जो धारणाएं हैं, इसके पीछे जो सोच है, वो क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है। प्रतिस्थापन मॉडल में सबसे पहली बात क्या कि जो उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति का केंद्र केवल एक रहा, और वो कौन सा था, दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका से ही वो जो है एशिया में आए मानव, और फिर यूरोप में आए। अब इसमें आपके मन में एक ये भी सवाल आएगा, अगर वो अफ्रीका से ही आए थे तो अफ्रीकन लोगों को देखें तो वो अलग दिखते हैं, एशियन लोग अलग दिखते हैं, यूरोपियंस अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब जो है आगे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट में क्या है, एक धारणा ये है कि मानव कहीं के भी हो, उनमें 2 प्रकार की होमोजेनिटीज़ यानी कि समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी। ठीक है, जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल, जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल इसे कहते हैं शारीरिक, ये संरचना से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये जो एनाटॉमिकल का मतलब स्ट्रक्चरल, बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि शरीर दिखता कैसा है, उस पर बॉडी स्ट्रक्चर। और जेनेटिक तो आपका उत्पत्ति मूलक या जननिक कहें, या फिर अनुवांशिक भी कह सकते हैं, जननिक। ठीक है, तो ये समानता जो है मानव में हर जगह पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक संरचना तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर 2 हाथ के अलावा किसी को तीसरा हाथ भी होता है। नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, पहला तो ये एक सोच है। और दूसरी धारणा इसके पीछे ये है कि
दूसरी धारणा नहीं, दूसरा जो ये आपका जो एक सवाल मैंने पहले दिया था कि आखिर ये लोग अलग क्यों दिखते हैं। ठीक है, अलग दिखने का कारण ये है कि एशिया का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति, अफ्रीका का जो भौगोलिक स्थिति है और यूरोप की जो भौगोलिक स्थिति है, इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अफ्रीका को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान है, ठीक है, और फिर यूरोप देखा जाए तो ये ठंडा स्थान है बहुत ही, ठीक है, और एशिया में जो है टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे लगभग सब तरह के वेदर्स मिलते हैं, बट अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाला जगह है, ठीक है, और यूरोप में तो एक्सट्रीम ठंडा होता है, ठीक है। और आप एशिया में आपको देखें तो आपको बर्फ़बारी केवल आपको पूरे नॉर्थ में मिलने वाला है, ठीक है, और फिर भूटान में कहीं कहीं मिल जाता है, एक हिमालय के पास मिलेगा, और फिर हिमालय के ऊपर ठंडा देखने को मिल जाएगा, लेकिन हिमालय के नीचे अगर इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में आए तो फिर वहाँ का वेदर बहुत अलग हो जाता है। तो लोग जो है ना अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस के वजह से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सदियों तक, हज़ारों साल तक जो है लोग एक कंडीशन में रहने की वजह से उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो धीरे धीरे परमानेंट होते जाते हैं, ठीक है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ। तो इस चेंज की वजह से लोग जो है अलग अलग दिखने लग गए। अफ्रीकन्स अलग दिख रहे हैं, एशियंस अलग दिख रहे हैं और यूरोपियंस अलग दिखने लग गए, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अफ्रीका में लोग ब्लैक होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, ब्लैक ही होते हैं, और यूरोपियंस नॉर्मली ब्लैक नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों है? जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट में यूवी रेज एंड यूवीए और यूवीबी रेज आती हैं, ठीक है, तो वो किरणें क्या करती है, जब वो बॉडी पे पड़ता है तो स्किन जो है, हमारे स्किन खुद की रक्षा के लिए मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस करता है, और वो मेलानिन की वजह से ही कलर ब्लैक होता जाता है, ठीक है। तो यूरोप में क्या है कि वो मेलानिन्स नहीं मिलते, सनलाइट बहुत तगड़ा नहीं है वहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जो है वहाँ पे मेलानिन्स कम बनते हैं। तो मेलानिन कम बनता है तो मेलानिन जो है कलर, वो जो है डार्क करता है, स्किन के कलर को डार्क करता है, गहरा करता है। तो ये एक मैंने छोटा एग्जांपल दिया कि कैसे चेंज होता है। तो ये तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब वो सदियों हज़ारों वर्ष से रह रहे हैं, तो अपने एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा असर होता होगा, अपना खान पान का असर, खाने का तरीका क्या है। तो इससे क्या हो गया कि ह्यूमन का जो है ओरिजिन अफ्रीका ही था, लेकिन वो एशिया में गए और यूरोप में भी गए, और वहाँ पर जाकर के अपने भौगोलिक स्थितियों की वजह से उनमें परिवर्तन आए, और वो अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग तरीके से दिखते हैं, ठीक। और ये जो उनमें जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजेनिटी होती है, यानी कि जननिक और शारीरिक जो समानताएं पाई जाती है, उसके पीछे का कारण ये है कि उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर, इंग्लिश में एक वर्ड है एंसेस्टर, आप शायद जानते होंगे इस वर्ड को, बहुत ही ईजी सा वर्ड है, पूर्वज। ये एक, इनका ओरिजिन एक ही है, ठीक है, इनके पूर्वज एक ही थे, वो थे अफ्रीका से, ठीक है, वो कहाँ से थे? अफ्रीका से। इस वजह से उनमें जेनेटिक और एनाटॉमिकल यानी कि उत्पत्ति मूलक और संरचना के रूप से समानता पाई जाती है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को, ठीक है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार जो है आधुनिक मानव, हमारा टॉपिक क्या है वो भूलना नहीं है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन, मानव उत्पत्ति का जो केंद्र है, और वो कौन से आधुनिक मानव की बात चल रही है, ये ध्यान से नहीं हटना है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के हिसाब से जो है मानव वो एक से ज़्यादा स्थानों पर, इनका जो है इनकी आधुनिक मानव की उत्पत्ति एक से ज़्यादा स्थानों पर हुई है, ठीक है। और हाँ, अगर मैंने इससे पहले आधुनिक मानव शब्द यूज़ करना अगर भूल गया हूँ तो मतलब सॉरी फॉर दैट, बट ये आधुनिक मानव की बात चल रही है, ये ध्यान से हटाना नहीं है। शायद मैं आधुनिक वर्ड शायद मैं मिस कर रहा था, पहले मानव सिर्फ बोल रहा था। तो वो एक से ज़्यादा स्थानों से, मोर देन वन प्लेसेस, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या है? तो इसमें देखिए ऐसा कहा गया है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, जो भी 3 नाम यहाँ पे लिखे हैं महादेशों के, इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रफ्तार से जो है आधुनिक मानव का, जो होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास जो है वो अलग अलग रफ्तार से हुआ, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पेस, ठीक है, डिफरेंट पेस एट डिफरेंट प्लेस, यानी कि अलग अलग गति से अलग अलग स्थानों पर। और इसलिए जो है आधुनिक मानव जो है भिन्न भिन्न भागों में जो है अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। तो इनका ये कहना है कि चूँकि अलग रफ्तार से हुआ, अलग स्थानों पर हुआ, इस वजह से ये मानव अलग रूप से दिखाई देते हैं जो है दुनिया में अलग अलग जगहों पर, ठीक।
और इस मॉडल का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं, जो लोग हैं, इसको समर्थन करने का उनका रीज़न क्या है और इसके पीछे एक कारण क्या बताते हैं कि क्यों मानव अलग दिखते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस समुदाय में पाए जाने वाली विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ है, जो कि एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते थे, हु बिलोंग टू सेम प्लेस। जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस ये जो है एशिया अफ्रीका दोनों जगहों में पाए गए हैं, ठीक है। एशिया अफ्रीका में एशिया में होमो इरेक्टस भी था, होमो हाइडेलबर्गेंसिस भी था। अफ्रीका में होमो इरेक्टस भी था, होमो हाइडेलबर्गेंसिस भी था। दोनों सेम ही जगह पर रहने के बावजूद दोनों में अंतर पाए गए और इसी विभिन्नता को जो है, इस विभिन्नता के पीछे का कारण बताया गया है, ठीक है। तो हमने ये 2 मॉडल्स पढ़े। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। मे बी ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया हो। मैं इसे एक बार मतलब विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, बहुत ही कम समय में मैं इसे वापस से आपको एक बार एक ब्रीफिंग दे देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो है होमो सेपियंस, सवाल क्या है कि होमो सेपियंस का जो है आधुनिक मानव के रूप में विकास कैसे हुआ। इसके लिए 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। एक है प्रतिस्थापन मॉडल, एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल के हिसाब से क्या है कि एक ही स्थान पर मानव का जो है होमो सेपियंस का जो आधुनिक मानव के रूप में उदय हुआ, वो जगह था अफ्रीका। अफ्रीका से वो एशिया और यूरोप में फैले और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उनमें परिवर्तन आए और आज वो अलग अलग रूप से तीनों जगहों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो है, इसके पीछे समर्थन क्या दिया जाता है कि उनमें जो है जेनेटिक और क्या कहते हैं, एक वर्ड था एनाटॉमिकल, हाँ, जेनेटिक और एनाटॉमिकल जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी का मतलब है समानता, ठीक है। तो यानी कि जननिक और उत्पत्ति मूलक और शारीरिक जो है, इनमें समानताएं पाई जाती हैं। और इसका वजह यह है कि इनके जो पूर्वज हैं वो एक ही जगह अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, आपके इस सब हेडिंग के नीचे में लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, इसमें आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म के बारे में है कि वो कहाँ पर हैं। तो सबसे पुराने जो मिले हैं वो इथियोपिया के ओमो के बीच में मिले हैं, 1,95,000 से 1,60,000 साल पुराने। एक तो वो डेटा है, शायद मैंने शुरू में मिस कर दिया हो तो, ठीक है, वो मैंने अभी बता दिया। वो टेबल भी आप ध्यान से देख लेंगे। ये प्रतिस्थापन मॉडल था। दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, ओके, यानी कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, ठीक है। इसका क्या कहना है कि मानव जो है वो एक से अधिक स्थानों पर जो है अलग अलग रफ्तार से, अलग अलग समय में जो है अलग अलग रफ्तार से डेवलप किए, इस वजह से उनमें असमानताएं हैं। और इसके पीछे का कारण ये भी बताया जाता है कि जो इस दृष्टिकोण के समर्थन में, इस व्यू के सपोर्ट में जो भी बोलने वाले हैं, और ये जो असमानताएं हैं लोगों में, इसके पीछे का कारण क्या है कि एक ही क्षेत्र में जो पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस थे, उनके समुदायों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वही जो हैं इन भिन्नताओं के पीछे का कारण है, ठीक है। तो होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस ये आपने पहले भी पढ़ा है, आप पीछे अपने बुक में जाके देखेंगे, उसके बारे में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया है। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे। तो अगला सब टॉपिक देखिए क्या है, अर्ली ह्यूमन्स वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स, मतलब कि आदिकालीन जो मानव थे वो अपने भोजन को कैसे इकट्ठा करते थे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे, हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी कि मानव के अस्थिपंजर से रिलेटेड जो भी रिमेन्स, जो भी बची खुची चीज़ें मिली, हड्डी, शरीर के अलग अलग भागों की हड्डियाँ मिले, तो उन्हीं को लेकर के जो है उसे पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, रिक्रिएट करने की कोशिश की। अब तक तो ये मेन इसी के आसपास सारा हमारा ध्यान था, इसी के इर्द गिर्द हमारे क्वेश्चन आंसर घूम रहे थे, हमारा चैप्टर घूम रहा था, इसी पे बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब सोचिए कि जब उस समय ह्यूमन का डेली रूटीन कैसा रहा होगा, ठीक है, डेली रूटीन यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कैसी थी, रोज़ वो अपना ज़िंदगी कैसे बिताते थे। तो रोज़ की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना, कि वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे। तो भोजन के बारे में देखिए कितने तरीके थे, यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, 4 तरीके मेनली दर्शाए गए हैं, ठीक है। पहला है संग्रहण, ठीक, दूसरा है शिकार,
यानी कि हंटिंग संग्रहण, गैदरिंग शिकार, हंटिंग, अपमार्जन, स्कैवेंजिंग, ये थोड़ा टर्म आपके लिए नया लग रहा होगा, बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे अब तक। और मछली पकड़ना ये तो कॉमन ही है, मछली पकड़ना फिशिंग। तो सबसे पहले आइए संग्रहण की बात करें। तो संग्रहण यानी कि जमा करना, ठीक है, चीज़ों को जमा करना, ठीक है, इसे ही जो है संग्रहण कहा जाता है। थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया वो संग्रहण, और इंग्लिश में इसे गैदरिंग कहा जाता है, गैदर करना। तो इसमें होता क्या था कि जो आदि मानव है, जो अर्ली ह्यूमंस थे, एक मिनट इसमें सही जगह पे कर लूँ, हाँ, अर्ली ह्यूमंस जो है वो इन 4 तरीकों में सबसे पहला संग्रहण की बात कर रहे हैं। संग्रहण में वो करते क्या थे, पेड़ पौधे से जो भी मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो भी फूड प्लांट फूड्स हैं, ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड्स, तो उसमें क्या क्या है, उसमें है बीज, उसमें है गुठलियाँ, उनमें है बेर, फल, कंदमूल, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीज के लिए सीड्स, फिर गुठलियों को कहते हैं नट्स, बेरीज हो गया बेर के लिए, फल के लिए फ्रूट्स, और फिर कंदमूल उसे ट्यूबर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और अगर मैं सोचूं, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर, तो ये सभी हो गए प्लांट फूड्स। तो इन सब प्लांट फूड्स को जो है बीज हो गए, सीड्स, गुठलियाँ हो गया नट्स, बेर हो गए बेरीज, और कंदमूल इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्यूबर। तो संग्रहण में ये इन चीज़ों को जमा करते थे और अपने पास रखते थे, जमा करके फिर उसे कंज्यूम करते थे, ज़रूरत पड़ने पे खाते थे। अब इसमें जो है ये क्या इसमें समस्या क्या है कि इसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, संग्रहण के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं, इसके प्रूफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका रीज़न क्या है, देखिए, जो भी हड्डी है, हड्डी तो बहुत दिन तक वो हड्डी फॉसिल्स बन जाते हैं। फॉसिल कहने का मतलब जीवाश्म तो बहुत दिन तक रह सकते हैं, उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। लेकिन इसके साक्ष्य जमा करने के लिए तो इसमें एक ही शर्त है कि जब पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे अगर किसी कारणवश से जल गए, ठीक है, ये इनमें आग लग गया, तो ये क्या हो गया, कार्बनाइज हो जाते हैं, ठीक है, कार्बनाइज हो जाते हैं। तो अब इसी कंडीशन में कार्बनीकृत बीज यानी कि कार्बोनाइज सीड्स मिलेंगे, तभी इसके बारे में प्रूफ मिलना पॉसिबल है। और ये जो प्रूफ है ये बहुत ही रेयर है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर है, जिस वजह से इसके बारे में साक्ष्य या प्रूफ्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा है शिकार। तो इससे पहले एक छोटा सा स्टेज समझें तो अपमार्जन या स्कैवेंजिंग को समझते हैं। ऐसा क्यों, देखिए, जो स्कैवेंजिंग का, अपमार्जन का मतलब ये होता है कि जो भी जानवर, कोई भी जानवर, पक्षी जिनसे मांस प्राप्त किया जा सकता है, वो या तो नेचुरल डेथ हो जाता है, उनका प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, या किसी अन्य प्रीडेटर के द्वारा। प्रीडेटर वैसे हैं जो एक जानवर दूसरे को मार के खाता है, तो जो मारने वाला है उसे प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है, दूसरों पर निर्भर है, वो उसे मार कर खाता है। तो प्रीडेटर्स जो हैं वो दूसरे जानवर को मारते हैं। सपोज करें कि शेर ने किसी छोटे जानवर को मारा बट उसे पूरा नहीं खाया, या किसी मैमल्स, बड़े गाय भैंस कुछ भी जो मिल गया उसे मारा बट पूरा नहीं खाया, उसे छोड़ दिए। तो इससे क्या होता था कि अब जो होमिनिड थे उस समय के, तो उस जो बचे हुए उस बॉडी में जो बचा हुआ मांस होता था उसे निकाल कर कंज्यूम कर लेते थे। और फिर वैसे जानवर जो नेचुरली मर गए, सपोज करें कोई पिग है, कोई सुअर है, वो नेचुरल डेथ हो गया, प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे निकाल लिया मांस। लेकिन ऐसा जो है और लेकिन ये इतने बड़े जानवरों तक संभव नहीं था। ये संभव था कि जैसे चूहे, छछूंदर हैं, रोडेंट्स जिसे कहते हैं, फिर पक्षी, और फिर सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे सांप वाला कैटेगरी, सांप, छिपकली और कीड़े मकोड़े तक को वो खाते थे, ठीक है, इस तरीके से स्कैवेंजिंग या अपमार्जन तरीके से। और फिर जो शिकार का साक्ष्य है वो आज से लगभग 5 लाख साल पहले जो है स्पष्ट, जो है क्लियर साक्ष्य मिलता है जो स्पष्ट साक्ष्य है वो आज से 5 लाख साल पहले का है, जिसमें कि मतलब एक टर्म है प्लान्ड हंटिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं योजनाबद्ध शिकार, यानी कि प्लान बना करके शिकार करना। तो योजनाबद्ध शिकार का जो प्रूफ है वो 2 जगहों से मिलता है, ठीक है, जिसमें कि बड़े बड़े स्तनपायी जानवरों को मारने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्तनपायी यानी कि मैमल्स की बात की जा रही है, ठीक है, मैमल्स। तो बड़े बड़े स्तनपायी जानवरों को मारने के साक्ष्य 2 जगहों से हैं। पहला है बॉक्स ग्रोव, ठीक है, पहला है बॉक्स ग्रोव और दूसरा है सोनिंजन, ओके। बॉक्स ग्रोव जो है ये साउथ इंग्लैंड का जगह है, साउथ इंग्लैंड में है, दक्षिणी इंग्लैंड में। और सोनिंजन जो है वो जर्मनी में है, जर्मनी, दोनों यूरोप में ही आते हैं, दोनों जगह यूरोप में ही है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स ग्रोव है ये 5 लाख साल पहले का यहाँ पे प्रूफ है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। और जो जर्मनी के सोनिंजन में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आज से 4 लाख साल लगभग पहले का है। अब देखिए चौथा जो है फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ना। ठीक है, तो मछली पकड़ना भी ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण जो है तरीका था भोजन प्राप्त करने का। ठीक है, बहुत ही दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू गेन फूड्स। ठीक है, और लगभग आज से 35,000 वर्ष पूर्व जो है मानव के जो प्लैंड हंटिंग के हैं कुछ साक्ष्य यूरोपीय स्थलों से मिले हैं। ऐसा कि पहले ये भी जो है यूरोपियन स्थल ही हैं, जो बॉक्स ग्रोव और जो सोनिंजन है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी हैं जो 35,000 वर्ष पुराने साक्ष्य हैं, जो कहाँ से मिले हैं, यूरोप से ही मिले हैं। ठीक है, और इसमें एक जगह है दोल्नी वेस्टनोइस। ठीक है, एक यूरोप का एक देश है, ठीक है, जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। ओके, चेक रिपब्लिक, जिसे हिंदी में कहते हैं चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक में एक जगह है दोल्नी वेस्टनोइस। दोल्नी वेस्टनोइस में ये था कि देखिए वहाँ पे उस जगह को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि आदिकालीन मानव ने उस जगह को स्पेशल शिकार करने के लिए चुना था। ठीक है, ऐसा इसका रीज़न क्या था कि वहाँ पर रेंडियर एक जानवर है, रेंडियर और घोड़ा जो है, ये सब जानवर माइग्रेट करते हैं। जब मौसम परिवर्तन होता है तो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने का मतलब ये झुंड में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। माइग्रेट करना मतलब जगह परिवर्तन, ठीक है, चेंज ऑफ द प्लेस। तो ये जानवर जो है झुंड के झुंड क्या करते थे, जो अलग अलग सीजन में, पतझड़ में और वसंत में अपने स्थान को बदलते थे मौसम के हिसाब से। तो ये क्या करते थे, नदी को क्रॉस करते थे। तो इसमें होता क्या था, ये एक बार झुंड में निकलते थे तो आदिकालीन मानवों को इसके बारे में पता था। तो वो एक बार मतलब जब झुंड का झुंड जानवर क्रॉस करता था तो वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें अच्छा शिकार प्राप्त हो सके, अच्छा भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि पहले तो उन्हें जल्दी से जल्दी बड़ी संख्या में मारने के तरीक़ों के बारे में पता था। इससे ये एक चीज़ साबित हो जाती है। और दूसरी बात ये साबित होती है कि उन्हें जानवरों की आवाजाही के बारे में भी पता था। हालांकि आगे पीछे बोल दिया मैंने, पहले जानवरों की आवाजाही के बारे में पता था, फिर उन्हें जल्दी से जल्दी मारने के तरीक़ों के बारे में पता था। मतलब ये चीज़, इन चीज़ों से वो अवगत थे। ठीक, अब इसमें एक और सवाल उठता है कि ये जो काम है, ये जो भी डेंजरस काम, इतने एक्टिव वर्क हैं, क्या इसमें मेन एंड वीमेन दोनों इक्वल रोल प्ले करते थे? ठीक है, क्या मेन एंड जो स्त्री और पुरुष हैं, ये शिकार करने में, मांस वांस कलेक्ट करने में, क्या दोनों का रोल बराबर होता था, मेन एंड वीमेन का? तो ऐसा इसमें कोई इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये बस एक सवाल ही बन के रह चुका है अब तक। ठीक है, और अभी भी ऐसा कुछ सोसाइटी है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो मतलब अपने जो है भोजन का सोर्स जो है शिकार और संग्रहण को ही मानते हैं और उसी के बल पे अपना भरण पोषण, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। ठीक है, उसमें और अभी के समाज में क्या होता है कि स्त्री पुरुष जो है वो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं कि मतलब उसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, कार्य का बांट दिया जाना, पुरुष ये काम करेंगे और महिलाएं ये काम करेंगी। ठीक है, और ये हमें आगे भी पढ़ने को मिलने वाला है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको जो है अपने बुक को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है इसकी भी मदद लेनी है। और ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके दोबारा सुनें, बुक को फिर से पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।